All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 28 जो कि है सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। देखिए इस चैप्टर का ओवरऑल मतलब ये है कि जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में, जितना भी सारा चीज़ें पढ़ा है सबको एक तरह से कह सकते हैं कि कंक्लूड कर दिया गया इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें मोस्टली हम लोग देखेंगे कि कैसे जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी है ना, कैसे एक पास्टोरल लाइफ से या कहते हैं कि हंटर गैदरर से स्टार्ट हुआ और फिर एक वेल इस्टेब्लिश्ड है ना सोसाइटी में जाके चेंज हुआ है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोगों को यही देखना है। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे कि ट्राइबल एंड पास्टोरल फेज जो था इंडिया का है ना, वो कैसा था, क्या क्या चेंजेस थे, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सिर्फ समझ लीजिए कि ओवरऑल पूरे बुक का ये एक रिवीजन है। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर्स। ठीक है, जो अपर ऑर्डर्स थे ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, उनका ओरिजिन देखेंगे, एग्रीकल्चर का क्या रोल था उस सोसाइटी में वो देखेंगे। दैट मीन्स कि है ना वैदिक सोसाइटी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसी में वर्णा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। और जो सबसे आखिरी टॉपिक होगा वो होगा सोशल क्राइसिस एंड राइज ऑफ लैंडेड क्लासेस, जो हम लोगों ने है ना पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसी का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे एज ए कंक्लूजन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ट्राइबल एंड पास्टोरल फेज। तो इसमें हम लोग को ये जानते हैं कि जैसे कि जो एंशिएंट फेज स्टार्ट हुआ उसमें शुरू में लोग कहाँ रह रहे थे है ना, शुरू में लोग जो थे वो स्मॉल ग्रुप्स में रह रहे थे, वो भी हिली एरियाज़ में। और जो पेलियोलिथिक एज कहलाता है, ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग देखे थे कि जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ हंटर एंड गैदरर्स थे। उनका जो मेन सोर्स होगा सब्सिस्टेंस का, कहने का मतलब उसके उन लोगों के जीने का जो मेन सोर्स था वो था जो एनिमल्स हंट करते थे, और जो भी वो वाइल्ड फ्रूट्स या पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें उनको मिल जाती थी खाने के लिए उनको गैदर किया करते थे। तो मतलब वो फेज़ जो था पेलियोलिथिक फेज़ हंटर एंड गैदरर्स का था। ठीक है, बाद में देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने है ना एग्रीकल्चर सीखा, कहने का मतलब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगे और फिर हाउसेज में रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वो भी स्टोन एज का जब एंड आता है और जो मेटल एज है उसका जो बिगिनिंग आता है उसके है ना, उस टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब वो लोग घर में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और जो न्योलिथिक और चालकोलिथिक कम्युनिटीज़ है, ये लोग जो थे ये पहाड़ और नदी के आसपास ही रहा करते थे, जो अपलैंड्स थे उसी में रहा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो जीने का सोर्स है वो पानी है और हिल्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया वेजिटेशन और कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ देते हैं, तो उनसे उन लोगों का ज़िंदगी बढ़िया से चल रहा था ये न्योलिथिक एंड चालकोलिथिक एज में। उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे जो किसानों का जो गांव छोटा छोटा था वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता है किस रीजन में, तो इंडस बेसिन एरिया में। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे खेती वहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर जब क्यों उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोग खेती बाड़ी छोड़ के अलग अलग काम करते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि एक अर्बन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, और जो हम लोग आगे चल के देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि वेल प्लान्ड सिटीज़ थे है ना, इसमें बड़े घर थे, छोटे घर थे, अलग अलग है ना, रिचुअल्स के लिए अलग अलग घर सब थे। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक अलग ही ना चैप्टर किया हुआ है, तो बस कंक्लूसिव बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे वैदिक एज आ जाता है, और जो ऋग वैदिक सोसाइटी है वो मोस्टली जो प्राइमरीली पास्टोरल था। पास्टोरल कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो थे एक तरह से कह सकते हैं कि नोमैडिक भी थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और फिर जहाँ उनको पास्चर मिल जाता था, जहाँ उनको उनके मवेशी के लिए खाना मिल जाता था, वहाँ वो रुकते थे, फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाया करते थे। तो उनका जो प्रिंसिपल पोजीशन था, जो उनका मेन कह सकते हैं कि पोजीशन था ना, वो था कैटल और हॉर्सेस, गाय भैंस और घोड़े जो थे उनके मेन पोजीशंस हुआ करते थे। तो उनका जो मेन वेल्थ था ना वो कैटल से ही नापा जाता था। कहने का मतलब कि जो इंसान जितना ज़्यादा अमीर मतलब उसके पास उतना ज़्यादा ना कैटल से रहे होंगे, तो वेल्थ का पूरा एक सकते हैं कि सिनोनिम उस टाइम पे कैटल हुआ करता था। ठीक है, इसलिए जो वेल्दी पर्सन हुआ करता था उसके पास ज़्यादा मवेशी हुआ करते थे, ज़्यादा गाय हुआ करती थी, तो उनको गौमत कहते थे। और जो राजा थे उनका मेन काम था वो ये था कि जो भी मवेशी हैं, गायें हैं,
उनकी जो सुरक्षा है उनकी पूरा जिम्मेदारी एक राजा को हुआ करता था, इसलिए उनको गोपा या गोपति बोला जाता था। अब गाय जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब उनके ज़िंदगी के लिए, उनकी फैमिली के लिए इतना इम्पोर्टेंट थी कि जो फैमिली थे वो अपने डॉटर को दुहित्र कहा करते थे, है ना। दुहित्र मतलब होता है वो जो दूध देती है, ठीक है। तो अपने डॉटर को दुहित्र कहते थे, जो कि कौ से रिलेटेड हो, ठीक है। अब जो मवेशी सब थे उनसे उनका रिश्ता इतना इंटीमेट था कि जो वैदिक पीपल थे उन्होंने जब इंडिया में बफलो को देखा, है ना, भैंस को देखा, तो उन्होंने इसे गोवाला कहा। गोवाला मतलब होता है कॉ हेयर्ड, मतलब वो जानवर जिनके सेम गाय जैसी बाल हो, ठीक है। तो गोवाला उनको कहा बफलो को, जब पहली बार देखा यहाँ। तो जब हम लोग देखते हैं जो ऋग्वेदा है उसमें जितनी बार गायों का वर्णन है, उसके बाद सांडों का वर्णन है, बुल्स का वर्णन है, उससे कहीं ज़्यादा कम, है ना, खेती का वर्णन है, जो दिखाता है कि उस टाइम पर ऋग्वेदिक एज में एग्रीकल्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, है ना। और जो थोड़ा सा भी वर्णन है वो लास्ट के हिम्स में है ना, शुरू में नहीं है, लास्ट के हिम्स में दिखाता है कि जैसे ऋग्वेद डेवलप होता गया, एंड में ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे खेती भी जो ऋग्वेदिक पीपल थी, सोसाइटी थी, उसका एक पार्ट बनता चला गया। एक जो राजा हुआ करता था, जिनको हम लोग चीफ कहते थे, है ना, उसका जो मेन इनकम था वो इनकम था स्पॉइल्स ऑफ वॉर, है ना। वो लड़ाई करता था, ठीक है, और दूसरे ट्राइब से लड़ता था, उस ट्राइब्स के गाय भैंसे सब उसको मिल जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमी ट्राइब्स हुआ करते थे उनसे वो बूटी लिया करता था, ठीक है। उसके बाद उनसे वो ट्रिब्यूट्स लिया करता था बदले में, अगर उनको जिंदा छोड़ रहा तो ट्रिब्यूट्स लेता था। यहाँ तक कि वो अपने ट्राइबल जो कंपेट्रिएट्स थे, जो साथी थे ट्राइब्स के, उनसे भी ट्रिब्यूट्स लिया करता था, और लोग दिया करते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके जानवरों की, उनके मवेशियों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूट मिलता था, है ना, उन्हें उसे कहते थे बलि, ठीक है। अब जो राजा को बलि और ट्रिब्यूट्स मिला करता था वो सिर्फ अपने पास नहीं रखता था बल्कि वो बांटता भी था। तो जो सेक्रीफाइसेस वो करता था, जो कह सकते हैं कि जितने भी रिचुअल्स वो करता था, एक चीफ क्या करते थे, तो उसमें क्या होता था कि एक, है ना, जो आम लोग थे, प्रीस्ट्स भी, जो पुजारी थे, उनको भी मिलता था गिफ्ट्स, है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था, और जो आम लोग थे उनको भी, है ना, ये गिफ्ट और ट्रिब्यूट्स दिया करता था। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये बल्कि, है ना, कुछ नहीं, एक ओकेजन था अपने ही लोगों में अपने जो उनका वेल्थ था उसको बांटने के, ठीक है। अब लोग जो है वो कह सकते हैं कि जब लोग ट्रिब्यूट दिया करते थे, अब देखिए एक चीज़ समझिए कि जब वो कह सकते हैं कि जो वॉर होने के बाद जो भी चीज़ें वो दूसरे ट्राइब से लूटा जाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो चीफ को दिया जाता था। अब वो बड़ा हिस्सा क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो लोग थे वो जानबूझकर, है ना, लार्ज शेयर दिया करते थे, क्योंकि जो चीफ्स हैं ना वो उनके सुरक्षा किया करते थे। तो कहने का मतलब कॉमन लोगों के जान के, उनके मवेशियों की जान की सुरक्षा वो क्या करते थे। तो कहने का मतलब उनकी जो मिलिट्री क्वालिटीज़ थी और जो सर्विसेज थे उसकी वजह से वो आउट ऑफ डिफरेंस, है ना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लिया जाता था, वो आउट ऑफ डिफरेंस राजाओं को दिया करते थे। अभी देखिए वो राजा नहीं है, अभी वो कह सकते हैं कि चीफ, ट्राइब्स के चीफ हुआ करते थे उस टाइम पर। राजा का उतना कोई कंसेप्ट है नहीं, तो चीफ हुआ करते थे, तो उनको वो आउट ऑफ डिफरेंस दिया करते थे लार्जर शेयर, और छोटा शेयर जो था जिसको हम अंश कहते हैं या भाग कहते हैं, वो ऑर्डिनरी पीपल अपने लिए लिया करते थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो ऋग्वेदिक पीपल थे ना, या कहते हैं कि ऋग्वेदिक सोसाइटी था, वो एज अ होल देखें तो एक ट्राइबल, पास्टोरल, सेमी नोमैडिक एंड इजैलिटेरियन ना सोसाइटी था। देखिए ट्राइबल मतलब हो गया वो अभी ट्राइब्स में ही छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे। पास्टोरल मतलब, है ना, पास्चर्स की खोज में वो रहा करते थे, इसलिए वो सेमी नोमैडिक थे। कहने का मतलब हमेशा घूमते नहीं रहते थे, कई जगह पे कुछ, है ना, देर के लिए रुका भी करते थे। और इजैलिटेरियन कहने का मतलब वैसा, है ना, सोसाइटी जिसमें सोशल इक्वालिटी हो। कहने का मतलब सारे लोग इक्वल हुआ करते थे, और उन्हीं में से जो सबसे ऑब्वियसली जो स्ट्रांग होगा, है ना, जो लड़ाई कर सकता है, उनको चीफ बनाया जाता था। लेकिन सबके, है ना, अपने एक रोल हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि जो चीफ था वो मनमानी करता था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है,
है ना, एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लेटर वैदिक टाइम्स है, लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें देखते हैं कि 2-3 सेंचुरीज तक, है ना, 2-3 शताब्दी तक सेटलमेंट्स जो है वो बढ़ता गया, और इन्हीं सेटलमेंट्स की वजह से टेरिटोरियल चीफडम्स डेवलप हुए, जो है ना छोटे छोटे रीजन्स वो डेवलप होते गए, और जो लोग थे अब वो एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए। कहने का मतलब वो नोमैडिक कम रहे, वो खेती बाड़ी पे, क्योंकि एक जगह सेटल हो गए, सेटल होने के लिए ऑब्वियसली एग्रीकल्चर चाहिए, तो अब वो एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए, है ना, किसान हो गए एक तरह से कहें तो। अब जो पीजेंट्स थे वो इतना फूड तो उगा लेते थे, है ना, जो कि स्मिथ्स को, है ना, चैरियट मेकर्स को, कारपेंटर्स को, और छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि दूसरे काम करने वाले लोग थे, उनको वो फूड सप्लाई किया करते थे। अब ये लोग, ये जो आर्टिसंस थे, ये जो समझ लीजिए कि जो क्राफ्ट्स किया करते थे, क्राफ्ट्समैन थे, है ना, वो ज़्यादातर ये सब चीज़ें बनाते थे। क्यों थे? स्मिथ्स क्या करेगा, वही ऑब्वियसली वो हथियार बनाएगा, चैरियट मेकर्स रथ बनाएगा, कारपेंटर्स घरों का भी सामान बना सकता है और लड़ाई का भी सामान बना सकता है। तो ये जनरली पीजेंट्स की वजह से ये सब सारा क्राफ्ट डेवलप हुआ, और वो क्राफ्ट्समैन जो थे वो जो वॉरियर क्लास था उसको सपोर्ट किया करते थे, उनको सर्व किया करते थे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डेवलप हो गया था, और ना ही इतना ज़्यादा पीजेंट्स जो है एग्रीकल्चर के थ्रू फूड को पैदा कर रहे थे कि ट्रेड, है ना, बढ़ सके, लोग ट्रेड कर सकें, यहाँ का वहाँ चीज़ बेच सकें, और जिसकी वजह से टाउन्स भी, क्योंकि ट्रेड जब बढ़ेगा तो टाउन्स भी डेवलप होगा, तो इस तरीके से टाउन्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका एक और रीज़न है, जो लेटर वैदिक सोसाइटी है ना, उसमें जो आयरन यूज़ हुआ है वो एक लिमिटेड स्केल तक हुआ है, पेड़ काटने के लिए, खेत जोतने के लिए, इतना ही, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह का मेटल मनी नहीं देखा गया, हम लोगों ने ऐसा कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा कि मेटल मनी का यूज़ हो रहा है। अब देखिए, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी से रिलेटेड होता है ट्रेड। कुछ तो आपको चाहिए ना एक्सचेंज करने के लिए। अब देखिए, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम सामान के बदले सामान लेते हैं, लेकिन वो सही वैल्यू नहीं होती है। आपको जो ज़रूरत है वो आपके लिए अभी वैल्यूबल है, ज़रूरत नहीं है तो वैल्यूबल नहीं है। लेकिन जब कह सकते हैं कि मेटल मनी आता है तो हर चीज़ों की एक वैल्यू होती है, भले आपको ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है। तो मेटल मनी से क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, और ट्रेड बढ़ने की वजह से टाउन्स का डेवलपमेंट होता है। तो मेटल मनी नहीं होने की वजह से टाउन्स और ट्रेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरा कारण था, पहला कारण था कि पीजेंट्स बहुत ज़्यादा जो फूड वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो जो वैदिक कम्युनिटीज़ है ना, इसका एक और चीज़ है कि वैदिक कम्युनिटीज़ जो थे उन्होंने किसी भी तरह का टैक्सेशन सिस्टम और ना ही कोई प्रोफेशनल आर्मी डेवलप की थी। किसी भी तरह का इस तरह का जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके द्वारा नहीं किया गया था। बस इतना चेंज हुआ कि जो ट्राइबल मिलिशिया थे, ट्राइबल मिलिशिया किस तरीके से काम करता था, जो ट्राइब्स हुआ करते थे वो, है ना, अपने जो लोग दिया करते थे, और चीफ्स जो थे वो उनको लेकर के लड़ाई किया करते थे, ठीक है। तो जो ट्राइबल मिलिशिया था पास्टोरल सोसाइटी का, ठीक है, अब वो धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया पीजेंट मिलिशिया से। अब देखिए हुआ क्या, पहले लोग पास्टोरल कम्युनिटी था तो पास्टोरल लोग ही मिलिशिया, है ना, को कंट्रीब्यूट किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि सब लोगों ने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी तो ऑब्वियसली उन्हीं में से कुछ लोग जाके मिलिट्री ज्वाइन करेंगे ना। तो बस इतना ही चेंज हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का प्रोफेशनल या स्टैंडिंग आर्मी डेवलप नहीं हुआ। वॉर की ज़रूरत है, लोग आ गए खेत छोड़ के, लड़ाई की, वॉर ख़त्म, जो भी उनको मिला उसके बदले लेकर गए और फिर खेती स्टार्ट कर दी, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को याद होगा जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, है ना, जो वैदिक सोसाइटी था उसमें उनको विस कहा जाता था, ठीक है, जो है ना विस टर्म था वो उनके लिए यूज़ हुआ करता था। तो जो ट्राइबल पीजेंट्री थे जिनको विस कह सकते हैं, है ना, वही जो है वो सेना बनाते थे। सेना उन्हीं के द्वारा या सेना में वही जाया करते थे जिसको हम लोग अभी आर्मी के हिसाब से जानते हैं, आर्मी के नाम से जानते हैं। तो जो पीजेंट्री थी ना लेटर वैदिक टाइम्स में, जो किसान सब थे, है ना, वही जो थे बाद में बल कहलाते थे, क्योंकि उन्हीं में से लोग जाया करते थे, है ना, लड़ाई करने के लिए। तो इसलिए पीजेंट्री क्लास को उस टाइम पे लिए बल कहा जाता था, फोर्स कहा जाता था। अश्वमेध हॉर्स जो है, आपको याद होगा, अश्वमेध यज्ञ जो है उसमें घोड़ा, है ना, छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक घोड़ा आज़ादी से दौड़ लिया वहाँ तक उनका किंगडम है। तो अश्वमेध हॉर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिपाही हुआ करते थे उनमें क्षत्रियाज भी हुआ करते थे और विस भी हुआ करते थे। अब देखिए दोनों में फ़र्क है। जो क्षत्रियाज हैं वो एक वॉरियर क्लास है, कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही करते हैं, है ना, प्रोटेक्शन, है ना, ये सारा काम उनका है।
और विश जो है वो नॉर्मल लोग हैं, वो लड़ाई के टाइम पे लड़ाई करते हैं, बाकी टाइम अपना काम करते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्षत्रियाज थे, चूँकि वो एक ट्रेंड मिलिशिया थे, है ना, तो उनको, है ना, उनके पास जो आर्मर्स जो वेपन्स थे वो था बॉज कहते हैं, वो तीर छोड़ने वाला कमान, है ना। इसके अलावा जिनमें तीर रखा जाता है पीठ पे, आपने देखा होगा, उनको कहते हैं क्विवर्स, और शील्ड्स हुआ करता था, उनके पास ढाल हुआ करता था। और इनका रोल था एज ए मिलिट्री कैप्टन और या मिलिट्री लीडर, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेना हुआ करती थी, जिसको रैंक कहते हैं या फाइल कहते हैं, उनमें 20 लोग हुआ करते थे, उनके पास कुछ नहीं, बस डंडा हुआ करता था, ठीक है। तो डंडा, तो जो नॉर्मल आर्मी थी समझ लीजिए एक तरह का, है ना, जिसको अभी हम लोग कह सकते हैं कि छोटा यूनिट है, प्लाटून है, उस तरीके से वो हुआ करते थे विश के द्वारा, और जो उनका लीडर हुआ करता था वो क्षत्रियाज हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, ये चीज़ माना जाता था उस टाइम पे कि जो राजा है ना, उसको अगर जीत चाहिए तो जीत के से पहले उसको अपने नॉर्मल लोगों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा, उन्हीं, है ना, बर्तन से या उन्हीं वेसल से खाना पड़ेगा जिस वेसल से सारे उसका जो कॉमन लोग है, विश है, वो खा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको उसी वेसल से खाना पड़ेगा। तो विश के वेसल से ही उनको खाना पड़ता था जीत के लिए, ठीक है। और जो प्रीस्ट से, जो पंडित हुआ करते थे, वो इस बात पे स्ट्रेस दिया करते थे रिचुअल्स करवा के कि जो पिजेंट्री क्लास है वो हमेशा वॉरियर क्लास, है ना, वॉरियर क्लास के अधीन रहे, वो उनको वैल्यू दे, उनको माने कि हाँ यही समझ लीजिए कि मेरे रक्षक हैं। तो अब इसके बदले में उनको क्या मिलता था, इसके बदले में क्षत्रिय क्लास से, राजा से प्रीस्ट को ऑब्वियसली गिफ्ट्स मिला करते थे, ज़मीनें मिल सकती थी, बहुत सारी चीज़ें दान, क्योंकि उस टाइम पे कैटल्स ज़्यादा थे, एज अ वेल्थ माने जाते थे, तो ज़्यादातर गौदान ही किया जाता था पंडितों को, ठीक है। तो सब जुड़ा हुआ था। जो प्रिंसेस हुआ करते थे ना, अब उनको एकदम एलिनेट भी नहीं किया गया था कि आप सोसाइटी से एकदम छोड़ दिए, एकदम पूरा एकदम जो अय्याशी वाला राजा ना हम लोग देखते हैं बाद के टाइम में, वैसा नहीं था। प्रिंसेस जो थे वो कम्प्लीटली एलिएनेटेड नहीं थे अपने पीजेंट से, है ना। ऐसा माना जाता था कि राजा जो है उनका काम है, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी है, उसको एक्सटेंड करने का काम, जो जिम्मेदारी है वो राजा की है। यहाँ तक कि कई बार उन लोगों को, राजाओं को ये भी देखा गया है कि वो जो हल है वो खुद चला रहे हैं, राजा होके भी खेती कर रहा है। ये दिखाता है कि डाउन टू अर्थ टाइप का पर्सनालिटी है ना। अब देखिए जो वॉरियर क्लास है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है पीजेंट्री क्लास पे कि राजा जो है अपने मन से लैंड को ग्रांट नहीं कर सकता था जब तक, है ना, जो ट्राइबल पीजेंट्री है उनका कंसेंट, उनकी इजाज़त ना ले ले, उनका, है ना, मत ना ले ले, तब तक राजा अपनी मर्जी से कोई भी ज़मीन किसी को ग्रांट नहीं कर सकता था। तो समझ लीजिए एक तरह का अभी सोशल इक्वलिटी वाला पीरियड है। यहाँ भाई आप कहेंगे, आप लोगों का कहना है, अगर उसको दिया जाए तो देंगे, नहीं तो नहीं, हमारे बस का नहीं, हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्ना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट। तो जो आयरन टूल्स का यूज़ था, है ना, जो आयरन टूल्स और आयरन वेपन्स यूज़ हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और क्राफ्ट जो है वो, है ना, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से वो रिवोल्यूशनाइज हो गया, सारा चीज़ बदल गया, ठीक है, एकदम से उनमें तेज़ी आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेटलमेंट्स थे अब वो मल्टीप्लाई होते गए, है ना, जो छोटे छोटे रीजन्स में वो रह रहे थे अब वो ज़्यादा होता गया। ऑब्वियसली अभी भी हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे सिटीज़ में, इवन दूसरे कंट्रीज़ में मिलता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो जहाँ, है ना, कह सकते हैं कि जो क्राफ्ट्स हैं, है ना, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएगा, चाहे रीज़न कोई भी हो, तो उस टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ किसने दिया? आयरन टूल्स एंड वेपन्स ने, ठीक है। इसकी वजह से सेटलमेंट्स मल्टीप्लाई हो गया, क्राफ्ट डेवलप हो गया, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से रिवोल्यूशनाइज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इजैलिटेरियन वैदिक सोसाइटी था, याद रखिएगा, जहाँ सोशल इक्वलिटी था, अब वो धीरे धीरे फुल्ली एग्रीकल्चरल हो गया। पास्टोरल था, अब वो एग्रीकल्चरल हो गया, और इजैलिटेरियन था, अब हो गया क्लास बेस्ड सोशल ऑर्डर, है ना। 6th सेंचुरी BC के करीब करीब अब वो क्लास बेस्ड सोशल सोसाइटी हो गया। कहने का मतलब अब वहाँ पे सोशल इक्वालिटी नहीं रही। वहाँ से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वर्णा डेवलप हुए और सारे वर्णास का काम फिक्स कर दिया गया थ्रू लॉ बुक्स, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्मशास्त्र थे, है ना, उनके द्वारा ये फिक्स कर दिया गया कि भाई कौन से जो क्लासेस हैं वो क्या करेंगे। तो एक इजैलिटेरियन गवर्नमेंट ख़त्म, ठीक है।
जो पीजेंट्स थे, अब क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशनाइज हो गया, तो जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, जितनी उनकी ज़रूरत थी जीने के लिए, है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अ डील, है ना, अ गुड डील मोर देन व्हाट दे नीडेड, जितनी ज़रूरत थी उससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट क्राफ्ट्समैन डिफरेंट क्राफ्ट्स डेवलप हुए, नए नए आर्टिसंस ग्रो किए, और इनकी वजह से अब क्योंकि जो क्राफ्ट्स हैं, जो क्राफ्टमैन्स हैं, आर्टिसंस हैं, वो जब ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो टूल्स वो बना रहे हैं, जो कपड़े वो बना रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी हैं ना, वो बनाएंगे। तो अब क्या हुआ कि आर्टिसंस जो हैं वो पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अब पीजेंट्स जो हैं वो आर्टिसंस को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू फूड, ठीक है। तो पीजेंट्स टूल्स, क्लोथ्स और काफ़ी सारी चीज़ों से, है ना, पीजेंट्री क्लास को सपोर्ट किया, और जो वॉरियर क्लास है और जो प्रीस्ट क्लास है ना, उन लोगों को वेपन्स एंड लग्जरी आइटम्स आर्टिसंस ने प्रोवाइड किया। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो एकदम डेवलप होता जा रहा है। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जब ये सब चीज़ हो रहा है तो धीरे 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 हम लोग देखते हैं टेरिटोरियल स्टेट्स बनते हैं, जनपद्स बनते हैं ना, महाजनपद जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से, है ना। अब क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली रीजन्स प्रोक्लेम कर दिया जाएगा चीफ्स के द्वारा, अलग अलग चीफ्स अपने अपने रीजन्स को फिक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, बढ़ाना चाहेंगे। तो इसी वजह से लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स बने, ठीक है, महाजनपद, और उनमें से जो सबसे पावरफुल था मगधन एम्पायर, वो आगे चल के डेवलप हुआ। जो हम लोग देखते हैं जो मगध महाजनपद था वो सबसे ताकतवर हुआ, और फिर मगध एम्पायर का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और फिर वहाँ से, है ना, हम लोग आगे की कहानी देखते चले जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे, है ना, जो लोग थे वो अपने खेतों को खुद, है ना, जो अपनी फैमिली थी, है ना, उन्हीं के मेंबर्स के हेल्प के द्वारा कल्टीवेट करते थे, और जो मज़दूर को हायर किया करते थे। देखिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग देखते हैं जो एंशिएंट यूरोपियन सोसाइटीज़ है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्लेव्स हुआ करते थे, है ना, लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव बना करके उनसे खेती बाड़ी करवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। एंशिएंट इंडिया में, जो एंशिएंट सोसाइटी थी इंडिया की, वहाँ पे स्लेव्स का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। जो नौकर हुआ करते थे, एक तो उस नौकर को ज़बरदस्ती मार पीट के नहीं, थोड़ा बहुत केस हुआ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती स्लेव्स पे कोई नियम नहीं था कि भाई हाँ उनको खरीद बिक्री होगा। जो स्लेव्स थे ऑब्वियसली उनका ज़्यादातर रोल, है ना, जो वो डोमेस्टिक वर्क के लिए था, स्लेव्स का काम डोमेस्टिक वर्क के लिए था, और जो लेबरर्स थे और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, खेतीहर मजदूर, उनके लिए वो लेबरर्स को हायर किया करते थे, उनको पेमेंट किसी भी फॉर्म में दिया करते थे, ठीक है। तो स्लेव्स का एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस डोमेस्टिक वर्क में रोल है। रेगुलर, है ना, टैक्सेस कलेक्ट होते रहें, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स और रिलीजियस मेथड्स डेवलप किए गए। कहने का मतलब ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए, और रिलीजियस, है ना, यह कह सकते हैं कि जो लॉ बुक्स हैं उनके थ्रू बताया गया लोगों की नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपका धर्म है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड डेवलप हुए। अब लोग इस बात को माने, है ना, अपने प्रिंसेस को माने, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो, है ना, कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ वर्णा सिस्टम का। वर्णा सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ ताकि ये चीज़ फिक्स हो जाए कि वॉरियर क्लास का काम राज करना है, लड़ाई करना है, प्रीस्ट का काम है पूजा पाठ करना, है ना, भगवान की आराधना करना, और समाज की, कह सकते हैं कि उत्पत्ति के लिए वही उनको ठेकेदार बना दिया गया। वो खुद को बना लिए कि हम ही भाई जो हैं ऊपर वाले से बात करेंगे और तुम्हारे काम कर देंगे, ठीक है, उसके बदले में तो हमको थोड़ा बहुत दान दे देना, दक्षिणा दे देना, ठीक है। और जो हुआ क्या ना कि अगर वर्णा सिस्टम नहीं बनता तो लोग क्यों मानते हैं, सवाल करते, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता, पैसा आते जाता, लोग ऑब्वियसली सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वर्णा सिस्टम डेवलप कर दिया गया ताकि लोग अपने अपने वर्ण के हिसाब से, हाँ यही चलता आ रहा है, बाप दादा करते आए, हम भी यही करेंगे क्योंकि हमारा यही कल्चर है, ये मानते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए क्या हुआ ना कि जो ट्वाइस बॉन्ड का कंसेप्ट आया, ट्वाइस बॉन्ड कंसेप्ट कहते हैं कि जिसमें ब्राह्मण्स थे, है ना, शूद्र थे, शूद्र नहीं थे, ब्राह्मण्स थे, वैश्यास थे और क्षत्रियस थे, है ना, ये तीन जो थे उनको ट्वाइस बॉन्ड कहा गया, और उन्हीं को सिटीजन्स भी कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था, और उन्हीं को पूजा करने की भी इजाज़त थी, पूजा वो करवा सकते थे, उनको धागा पहनने का है ना इजाज़त था, जिनको हम लोग क्या कहते हैं उसको, खैर जो भी है दिमाग से निकल गया, उपनयन करवाया जाता है ना, उनका एक सेरेमनी होता है और उसमें जो सेक्रेट है ना, पवित्र धागा है वो
पहनाया जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस बॉन्ड को, इन तीनों को करने की इजाज़त थी। जो शूद्र थे, है ना, शूद्र को जो है वो मैनुअल लेबरर्स के लिए कहा गया कि आप जो है वो अपनी सर्विसेज एज ए मजदूर, है ना, अपर कास्ट को सर्विस करें। और इसको कंसेप्ट से जोड़ दिया गया कि भाई पिछले जन्म में ऐसा, तो अगले जन्म में ऐसा ऐसा करके अलग अलग एपिक्स बने, कहानियाँ बनी और उससे रिलेट कर दिया गया, ठीक है। और शूद्रास को जो है वो सिटीजन्स भी नहीं माना गया। ब्राह्मण्स को, है ना, ब्राह्मण्स ने अपने आप को कम्प्लीटली, है ना, खेती बाड़ी से दूर कर लिया कि भाई ब्राह्मण्स का काम सिर्फ पूजा पाठ है, ये सब है नहीं, ठीक है। अब ये हुआ ना कि जब ब्राह्मण्स ने अपने आप को खेती बाड़ी और कॉमन लोगों की प्रैक्टिस से दूर कर लिया, अब इतना ज़्यादा वो अपने आप को ऊपर मानने लगे कि धीरे धीरे उनका जो मैनुअल वर्क, है ना, जो मजदूरी कह सकते हैं, जो आदमी अपने हाथ से करता है, उसके प्रति उनका इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एक निचला सोच कह सकते हैं कि वो डेवलप हो गया कि उनको सच में नफ़रत हो गई। और इतना नफ़रत हो गया कि जो लोग वैसे काम को कर रहे हैं, है ना, उनसे भी नफ़रत हो गई, ठीक है। दे डेवलप्ड हैट्रेड फॉर द हैंड्स दैट प्रैक्टिस देम, ठीक है। जो लोग उस काम को कर रहे हैं उनसे भी नफ़रत हो गई, यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे लेबरर्स थे जिनको अनटचेबल्स तक वो मानने लगे कि इनको छू भी नहीं सकते। ऑब्वियसली आदमी खाएगा तो गंदगी फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा तो साफ भी करेगा। पंडित जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से हटा दिया कि हम तो पूजा करते हैं, इन सब चीज़ों में हमारा कोई नहीं, ये शूद्रास करेंगे। और उन्हीं में से कुछ ग्रुप जो इन सब चीज़ों को कर रहा था, है ना, उनको छूना तक, है ना, कह सकते हैं कि अपने लिए अपमान मानने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्णा सिस्टम एक सोसाइटी के लिए बना था, धीरे धीरे अब वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने लग गया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि रोल था वो वैश्यास का था। वैश्यास जो थे वो मेन टैक्स पेयर्स थे, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा थी, आज भी है, ठीक है। और वही जो है मेन टैक्स पेयर्स थे, राजाओं को मेन वही टैक्स दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि वही पीजेंट्स थे, वही खेती किया करते थे, वही चरवाहे थे, वही अलग अलग क्राफ्ट्स किया करते थे। और बाद में देखते हैं कि वही आगे चल के ट्रेडर्स बने, है ना, जिनको हम लोग कैसे नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि बनिया कास्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में वैश्यास थे। और उनके अलग अलग कास्ट जो छोटे छोटे सब कास्ट हैं वो डेवलप हुए उनके वर्क के हिसाब से, तो ट्रेडर्स भी बाद में वही बने। तो मेन टैक्स पेयर्स यही लोग थे, ठीक है। अब कितना पेमेंट देना है, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस कितनी मिलनी है, कहने का मतलब आप कितना टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और जो आपको इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं कि कुछ चीज़ें जैसे टैक्स माफ़ हो जाना, है ना, इस टाइप का जो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं कितनी मिलेंगी, ये आपके वर्णा के हिसाब से डिसाइड होगा। अलग अलग वर्णा को अलग अलग प्रिविलेजेस, शूद्रास को तो कोई भी प्रिविलेजेस नहीं ठीक है। तो एक इंसान किस वर्ण से बिलोंग करता है उस हिसाब से उनको प्रिविलेजेस, है ना, और टैक्स पे करने का कह सकते हैं कि एक तरह से रूल था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या ना कि ब्राह्मण्स ने, देखिए क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स ये दोनों जो थे वो पीजेंट्री क्लास, जो मजदूर कह सकते हैं, खेती बाड़ी कर रहा है, और जो भी समझ लीजिए कि आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं ना, उनके द्वारा दिए गए टैक्स के ऊपर ये लोग पल रहे थे, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज थे, ठीक है। अब क्योंकि दोनों कास्ट, जो दोनों क्लासेस थे वो एक ही पे पल रहे हैं, साथ में ब्राह्मण्स जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमें मानो। तो इस वजह से क्या हुआ, क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स में दोनों में कई बार हम लोगों को छोटे छोटे फ्यूड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो फ्यूड्स होता है, इसका सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ कि देखिए ये लोग आपस में, फ्यूड्स तो इन दोनों के बीच था, लेकिन जब भी ये तीसरे या चौथे कास्ट क्लासेस की बात आती थी, दोनों मिल जाते थे कि हाँ भाई तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। ये मतलब अपने में लड़ लेंगे, लेकिन जब बात आएगी दूसरे की तो वहाँ एक हो जाते थे। और ये चीज़ टेक्स्ट में भी लिखा गया कि दोनों जो हैं, है ना, एक दूसरे को, बिना क्षत्रियाज के प्रीस्ट का डेवलपमेंट नहीं है, पंडितों का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो फूलेंगे फलेंगे नहीं, और बिना प्रीस्ट के क्षत्रियाज नहीं फूलेंगे फलेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एंशिएंट टेक्स्ट में जो पुरानी किताबें हुई, धर्म किताबें, उनमें इस बात को लेकर के एम्फेसाइज किया गया कि दोनों का जो कह सकते हैं कि रहना है, दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए दोनों को कॉपरेट करना चाहिए, तभी वो आगे डेवलप होंगे, थ्राइव करेंगे, उनका एग्जिस्टेंस रह पाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के आगे बढ़ते चले गए।
अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल क्राइसिस एंड राइज ऑफ लैंडेड क्लासेस। कहने का मतलब अब जो लैंड लॉर्ड्स वाला कहानी जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसको लेकर के है, और सोशल क्राइसिस जो उस टाइम पे आया था उसको लेकर के, ठीक है। तो जो ओल्ड सोशल ऑर्डर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है ना, वो अपने क्लाइमेक्स में पहुंच गया 3rd सेंचुरी के अराउंड, है ना। जो 3rd सेंचुरी हुआ आया उसके अराउंड ये सोशल ऑर्डर समझ लो अब ख़त्म हो गया। लोगों ने मना कर दिया क्योंकि लोग अब अमीर होते गए, अमीर होते ही जो छोटे क्लास के लोग अमीर हो जाएंगे वो अपना ओहदा मांगेंगे, भाई हमारे पास किस चीज़ की कमी है, खाली वर्ण में ना हम छोटे हैं, बाकी चीज़ों में तो ऊपर ही हैं, तो हमें भी भाई इज्जत दो भाई समाज में, ठीक है। तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि एक डीप क्राइसिस कहा जाता है कि आया, जिसको पुराणों में है ना काली एज या कलयुग कहा गया, ठीक है। कि अब यहाँ से कलयुग आ गया, कलयुग आ गया मतलब 3rd और 4th सेंचुरी से कलयुग की बात स्टार्ट हो गई जो पुराणों में देखने को मिलता है, ठीक है। और पुराणों के उस पोर्शन में मिलता है जिन पोर्शंस में जनरली जो बातें लिखी गई हैं वो 3rd एंड 4th सेंचुरी से मिलती जुलती हैं। तो हम लोग मानते हैं कि इस पोर्शन में 3rd एंड 4th सेंचुरी की बातें हैं, तो इसका मतलब इसी बीच में ये कलयुग स्टार्ट हुआ, है ना। अब कलयुग क्यों कहा गया, क्योंकि जो सोशल ऑर्डर था, चारों वर्ण अपना अपना देखेंगे, वो यहाँ पे बदल रहा था, इसलिए कलयुग कहा गया कि भाई अधर्म स्टार्ट हो गया। धर्म जो एक तरह से चल रहा था, है ना, जो वे था चीज़ों का, अब वो बदल रहा है, तो उसको धर्म से अधर्म पे आ गया, ठीक है। तो जो कलयुग है उसका जो मेन कैरेक्टराइजेशन है कि उसका मेन कैरेक्टर क्या है, वो ये है वर्ण संकरा। कहने का मतलब अब वर्ण्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, कहने का मतलब अलग अलग, अब वर्ण में कोई फिक्स नहीं कि ये वर्ण इसी वर्ण में शादी करेगा, अब अलग अलग वर्ण मिक्स होते जा रहे हैं, जो कि कलयुग का सबसे, है ना, कह सकते हैं कि बड़ा कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये ऐसा है कि लोगों ने क्या किया, जो वैश्यास थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली वही काम दिया गया था धर्म के हिसाब से, और जो शूद्राज थे उनको मजदूरी के लिए कहा गया था। तो अब क्या हुआ, इन दोनों ने, है ना, जो वैश्यास थे और जो शूद्राज थे, इन दोनों ने भाई बगावत कर दी कि ना हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अब हुआ क्या कि इस टाइम के आसपास जो भी हम लोगों को कथाएं देखने को मिलती है ना, किताबों में जो भी एपिक्स देखने को मिलता है उसमें इस बात को लेकर के इस टाइम के आसपास जो भी कहानियाँ हैं, है ना, पुराणों में, अलग अलग किताबों में, धार्मिक किताबों में, तो उसमें देखने को मिलता है जो भी कहानियाँ वो सब जो है दंड का इम्पोर्टेंस बता रही हैं कि दंड क्यों ज़रूरी है, और ये हिंट दे रही हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोर्सिव मेजर्स लिया जाए, है ना, जैसा हो सके भाई मेज़र लो, हर एक्शन लो और इस क्राइसिस को ख़त्म करो। लोग इंटरमिक्स होना बंद करें, अपना अपना वर्ण के हिसाब से काम करें। इसी टाइम पे जो मनु के जो धर्म की किताब है, कह सकते हैं लॉ बुक है, मनु ने अपने लॉ बुक में कहा कि भाई वैश्यास और शूद्रास को ऐसे, है ना, अपने काम से डेविएट करने नहीं दे सकते भाई, राजा का काम है। अब राजा को ये दिखाया गया कि राजा जो था वो वर्ण सिस्टम का अपहोल्डर है और रिस्टोरर है, उसको ऑब्वियसली उसको हमेशा ऊपर रखेगा, और अगर कभी गड़बड़ाएगा वर्ण सिस्टम तो उसको रिस्टोर करेगा, ऑब्वियसली क्योंकि किंग्स ही वॉरियर क्लास है ना, वॉरियर क्लास से लड़ाई कर सकता है, ठीक है। वॉरियर क्लास जो है वो अगर इस चीज़ को नहीं लाएगा नॉर्मल पे, तो भाई पंडित और क्षत्रिय दोनों की लुटिया डूब जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से राजाओं को ये कहा गया कि आप जो है वर्ण सिस्टम के अपहोल्डर और रिस्टोरर्स हैं, और लॉ बुक्स में ऐसा लिख दिया गया। अब लिखा हुआ पाया गया है, लिखा नहीं लिखा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस अभी ये देखा जा रहा है कि कलयुग के आसपास की कहानियों में दंड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा कहा गया। मतलब इस टाइम पे दंड, ऑब्वियसली राजा ने दंड दिया भी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा क्राइसिस था, इतना ज़्यादा लोग रिबेल कर चुके थे कि राजा इतना ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, कितना भी दंड देता। अब देखिए ये जो दंड देने की बात हुई, लेकिन राजा ने क्या किया कि अब एक अलग टेक्निक निकाला इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि राजा ने अपने एजेंट्स के थ्रू टैक्सेस कलेक्ट करने बंद कर दिए कि भाई अब सारा मेरे मत्थे मत फोड़ो, क्योंकि लोग राजा को ही गालियाँ देना स्टार्ट किए, भाई तुम कैसे हो, हम तुमको ट्रिब्यूट देते हैं, हम तुमको पे करते हैं ताकि तुम हमारा ख्याल रखो, लेकिन तुम अपने मौज में हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब राजा ने क्या किया कि भाई अब हम बदनामी ना लेंगे, हम अपने एजेंट्स के थ्रू, अपने रॉयल एजेंट्स के थ्रू टैक्सेस कलेक्ट करेंगे ही नहीं,
ठीक है। अब क्योंकि राजा क्या करता था, उस टैक्स को कलेक्ट करता था, फिर लोगों में उसको जो उनके उसके पास मिलिट्री पर्सनल हुआ करते थे, जो फौज हुआ करती थी, उसको देते थे एज ए पेमेंट। उनके पास जो एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, काम करने वाले जो ऑफिसर्स होंगे उनको दिया करते थे, जो सपोर्टर्स थे, जो है ना इन्फॉर्मेशन रखते होंगे उनको दिया करते थे, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा हिस्सा तो प्रीस्ट्स को, पंडितों को जाया करता था। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा राजा उतना भव्य पूजा, उतना भव्य सेक्रीफाइस, उतने भव्य रिचुअल्स, और जितना भव्य रिचुअल्स उतना बड़ा दक्षिणा। ठीक है, तो अब राजा ने क्या किया कि अब हम एजेंट्स के थ्रू टैक्स लेकर और फिर इसको है ना डिस्ट्रीब्यूट करना इन लोगों में, ये हम नहीं करेंगे। सीधा क्या किया उन लोगों ने कि जो है लैंड रेवेन्यूज़ को डायरेक्ट कर दिया। जो भी मिलिट्री थे, जो भी प्रीस्ट थे, मिलिट्री चीफ्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्हीं को दे दिया गया, अब लीजिए आप ही मेंटेन कीजिए। कहने का मतलब कि अब ज़मीन दे दी गई भाई कि लीजिए आपके पेमेंट के लिए ये ज़मीन है, इसी से जो टैक्स आता है वो आपका है, हमको लेना देना नहीं है, यहाँ पे जो होता है आप देखिए। ठीक है, तो अब अपने ऊपर बदनामी ना लेके लोगों को ही बांट दिया। पंडितों को मान लीजिए जैसे कोई रिचुअल हुआ, कोई यज्ञ हुआ, उसमें है ना गाय दान, जो गांव है वो दान कर दिया कि ये गांव आपका, इससे जो भी प्रोड्यूस है ना होगा वो आपका होगा। अब इसका मेंटेनेंस आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं भाई, आपका पेमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या है ना, ये जो डेवलपमेंट हुआ लैंड ग्रांट करने का, ये वैदिक प्रैक्टिस के एकदम उल्टा था। वैदिक प्रैक्टिस में आपको याद होगा जो वैदिक कम्युनिटी था उसमें जो चीफ हुआ करता था वो कभी भी अपने इतना पावर नहीं था उसका कि वो लैंड ग्रांट करे। वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनसे बातचीत करके उनके मशवरे पे दिया करता था। अब क्या हो गया, राजा ने अपने मन से दे दिया। तो जो वैदिक प्रैक्टिस था उसका ये जो हरकत है, जो डेवलपमेंट है, एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो बेनिफिशरीज थे उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उनको इतनी आज़ादी दे दी गई कि इस एरिया का जो लॉ है, ऑर्डर है, वो आप ही को मेंटेन करना है। तो कहने का मतलब देखो, एक तीर से दो निशाना मारा राजा ने। ठीक है, पहला चीज़ कि लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और मुझे पेमेंट देना है, तो अगर मैं एजेंट्स के थ्रू लूँगा तो लोग मेरे ऊपर बिल फाड़ देंगे भाई, हम तो राजा हैं, हमारे खिलाफ रिबेल कर जाएंगे। तो हम क्या करें कि सिर्फ उन्हीं लोगों को भेज दें जिनको देना है, तो उन्हीं लोगों को भेज दें भाई, खुद कलेक्ट करो। तो इससे क्या हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम उन राजा का ख़त्म हुआ, जो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब मुझे कलेक्ट ही नहीं करना, तुम लोग कलेक्ट करो। ठीक है, खुद का पेमेंट ले लो, क्योंकि कलेक्ट ही इसलिए करता है क्योंकि उसको पेमेंट करना है। अब क्योंकि उसको पेमेंट कर दिया बाय ज़मीन, तो ऑलरेडी उनके अधीन आ गए। बाद में देखेंगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से उसने फिजिकल प्रॉब्लम निपटा दिया, और उन लोगों को जो बेनिफिशरीज थे जिनको ज़मीन मिली उनको पावर दे दिया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी खत्म, कि कहीं पे है ना, कहीं पे रिबेलियन उठ गया तो अब खुद जाके हम निपट रहे नहीं, जिसका ज़मीन मैंने जिसे दान दी अब वो खुद मेंटेन करेगा। कहने का मतलब एक तीर से दो निशाना, फिक्सल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसने एक ही तीर से निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जब किंगडम का एक्सपेंशन चाहिए है ना, किसी को एक्सपेंड करना है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े किंगडम से गए, लड़ लिए और निकाल लिए, है ना, जीत लिए, मिला लिए, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो किंगडम्स को एक्सपेंड करने के लिए, अपने ही किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा ऑब्वियसली जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह को, इन सारे डेवलपमेंट के लिए बेसिक चीज़ ये थी कि ज़्यादा टैक्सेस चाहिए। कहने का मतलब ज़्यादा लोग चाहिए जो काम करें और टैक्स पे करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सबसे बढ़िया दाव ये था कि उन जो राजा थे राजाओं ने ब्राह्मण्स को ज़मीन दे दी, ग्रांट कर दी ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में ज़मीन ब्राह्मणों को दे दी कि जाइए वहाँ के लोगों को आप ही पढ़ाई लिखाई समझाइए। कहने का मतलब जैसे जंगली जानवर को पालतू बनाया जाता है, वैसे ब्राह्मणों को एक काम दे दिया कि आप जाइए, जो वाइल्ड ट्रैक्ट्स के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जंगली लोग हैं, उनको टेम कीजिए, उनको पालतू बनाइए और उनको सिखाइए कि किस तरीके से डिसिप्लिन लाइफ, सेटल्ड लाइफ, वेल सेटल्ड लाइफ जीने, क्योंकि वहीं से स्वर्ग का रास्ता है। ये सब कहानी एकदम चला, और ब्राह्मणों ने इसमें बहुत बहुत बढ़िया काम किया, और ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और कह सकते हैं किंगडम के एक्सपेंशन में उनका बहुत बड़ा रोल था, फ़ायदा भी उन्हीं को मिला। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो बैकवर्ड एरियाज थे, देखिए ब्राह्मणों को देने से एक और फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले पढ़ने लिखने वाला क्लास वही था, सिर्फ वही पढ़ा करते थे सारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक किताबें मेडिकल पे हों, एस्ट्रोलॉजी पे हों, किसी भी चीज़ पे बेस्ड सारे के सारे पढ़ने लिखने का काम उन्हीं का था।
और किसी का तो था ही नहीं। तो हुआ कि अब पढ़े लिखे लोगों को ज़मीन दे दी गई, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि अब लोगों को एग्रीकल्चरल कैलेंडर शेयर किया। कहने का मतलब कौन से महीने में कैसा सीज़न होता है, किस तरीके की खेती होनी चाहिए, ठीक है, सीज़न बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाया। साथ में जो आयुर्वेद का प्रैक्टिस है, जो दवाएं चल रही हैं, उसका नॉलेज भी डिफ्यूज़ किया। पहले सिर्फ अपने तक रखा करते थे ना, खुद ही वैद बन के बैठे हुए थे। अब लोगों के बीच वो धीरे धीरे क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको लोगों को अपने तरफ लाना तो उनको कुछ ना कुछ देना होगा, तो इस तरीके से उन लोगों ने आयुर्वेद को भी फैलाया, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन था, है ना, उसमें भारी इंक्रीज़ आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो बेनिफिशरीज थे उन्होंने, है ना, जो राइटिंग लिखने की कला है ना, उसको भी बढ़ाया। जैसे कि प्राकृत और संस्कृत जो लैंग्वेजेस हैं उसको बढ़ाने में इन लोगों का रोल था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लैंड ग्रांट्स की वजह से, उसी के मतलब लैंड ग्रांट्स के द्वारा क्या हुआ कि बहुत सारे जो रीजन्स अनटच्ड थे, जैसे कि डीप साउथ हो गया, है ना, फार ईस्ट हो गया, इन सारे रीजन्स में क्या हुआ, हालांकि ट्रेडर्स जो थे, जो जैनिज़्म के और बुद्धिज़्म के मॉन्क्स हो गए, ये सब ट्रैवल किया करते थे, लेकिन उस तरीके से सिविलाइजेशन वहाँ नहीं फैला जैसा कि ज़मीन के ग्रांट की वजह से फैला, क्योंकि अब ज़मीन पे लोग बसने लग गए, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हुआ, सिविलाइजेशन इन सारे रीजन में फैला। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसमें काफ़ी नंबर में जो एबोरिजिनल पीजेंट्स क्लास है वो आ गए। ऑब्वियसली जो ट्राइबल लोग थे, है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, उनको खेती करना सिखा दिया, वो मजदूर, है ना, क्या कहते हैं, किसान कहलाने लग गए, ठीक है। तो अब पीजेंट क्लास में आ गए और उनको शूद्राज का रैंक दिया गया, ठीक है। अब शूद्राज का नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियसली काम अपने फ़ायदे में हुआ उन लोगों के, ठीक है। तो शूद्राज को शुरू में पीजेंट क्लास में रखा गया, धीरे धीरे वो एग्रीकल्चरलिस्ट कहलाने लग गए अर्ली मेडिवल टेक्स्ट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होगा जब पहला सोसाइटी देखते हैं उसमें प्रीस्ट अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, वॉरियर्स जो क्षत्रियाज हैं अपना वॉर और रूलिंग में ध्यान दे रहे हैं। पीजेंट्री जो था, जो क्राफ्ट्समैनशिप था, वो जो थर्ड वर्ण था वैश्याज उनका था, शूद्राज लेबरर्स थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए, क्योंकि ज़मीन का मालिकाना हक वैश्याज से हट गया, अब तो जिनको दिया गया उनका आ गया, तो मोस्टली प्रीस्ट और मिलिट्री जो सुपरवाइजर्स होंगे, पंडितों और इन्हीं सब के, है ना, पल्ले में गया। तो अब क्या हुआ कि दो ही ऊपर क्लास थे, उन्हीं के पास ज़मीनें रह गई। अब जो पीजेंट्री क्लास जो वैश्याज थे और जो शूद्राज थे वो दोनों बराबर हो गए। तो शूद्राज का कंडीशन वैश्याज जैसे हो गया, तो शूद्राज बढ़े नहीं बल्कि वैश्याज घट गए, वैश्याज का लेवल घट गया, ठीक है। इस वजह से अब यहाँ पे एक नया क्लास उभरा जिसको ज़मींदार कहने लगे, लैंड लॉर्ड्स कहने लगे, ठीक है। इसी वजह से धीरे जो अर्ली मेडिवल टेक्स्ट हैं एंशिएंट के बाद जैसे स्टार्ट हुआ, उस टाइम में हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई एक ही क्लास है एग्रीकल्चरिस्ट का, जिसमें शूद्राज और वैश्याज दोनों ही हैं, वहाँ पे वर्ण एकदम क्लियर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो लैंड ग्रांट्स हुए उसका नतीजा ये हुआ कि जो ज़मींदार थी क्लास थी वो डेवलप हो गई, है ना। लेकिन ये ज़मींदार अपने से ज़मींदारी तो कर नहीं रहे थे, अपने से ज़मीन तो जोत नहीं रहे थे, तो पीजेंट्स का जो ज़मीन था वो उनसे ले लिया गया और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के द्वारा उपजाए हुए पे एक नया क्लास लैंडलॉर्ड्स बैठ गया, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ सेंचुरीज तक आते आते एक नया टाइप का सोशल फॉर्मेशन हुआ, नया टाइप का गवर्नमेंट देखने को मिलता है जिसको कहते हैं फ्यूडल, है ना। इस सोशल फॉर्मेशन को फ्यूडल कहते हैं और फ्यूडिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब क्या हुआ, छोटे छोटे फ्यूडिटरीज बन गए, जो कि जो मेन राजा थे उनको टाइम टू टाइम रेवेन्यूज़ कह सकते हैं कि दे दिया करते थे और टाइम टू टाइम ट्रूप सप्लाई कर देते थे लड़ाई के टाइम पे, ठीक है। तो एक फ्यूडिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल गया। अब इसमें क्या हुआ ना, जब इससे पहले के टाइम तक में वुमेन को बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली आज़ादी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ जब फ्यूडल, है ना, सेटअप आया, जब फ्यूडिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आया, अब उसमें क्या हुआ, क्लियर डिस्टिंक्शन होने लग गया कि भाई जो लैंडेड क्लास ज़मींदारों के घर की जो औरतें हैं और जो क्षत्रियों के, है ना, जो औरतें हैं, है ना, उनका हालत और गिरा दिया गया। कहने का मतलब, हम लोग बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सबसे फेमस सती का रिचुअल है
है ना, वो राजस्थान में एकदम कॉमन हो गया कि भाई इस क्लास में, ज़मींदार क्लास में, अपर कास्ट में अगर कोई पति मर गया किसी का तो पत्नी भी साथ में जला दिया जाता था, वो भी जल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि अब लोगों मतलब औरतों की ज़िंदगी के मायने ही ख़त्म हो गए, मर्द से रिलेटेड है, मर्द गया औरत भी गई। तो इस तरीके से इन दो क्लासेस के हम लोग देखते हैं कि जो औरतें हैं उनका जो लेवल है वो गिरता चला गया। हालांकि उसी टाइम पे जो लोअर ऑर्डर्स थे, जो शुद्राज थे, है ना, वैश्यास थे, वो लोग आज़ाद थे। वो औरतें काम, ऑब्वियसली उनसे काम लेना है भाई, उनको अगर घर में कैद कर देंगे तो हमारा काम कौन करेगा, तो इसलिए उनको फ्री रखा गया है ना, वो फ्री थे एकदम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रोल निभा सकते थे। और अगर उनके हस्बैंड मर गए तो दोबारा शादी करके, है ना, वो जी सकती थी, उनको इतनी आज़ादी थी। लेकिन इस आज़ादी को इस हिसाब से ना देखे कि आज़ादी है ना, राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम वाला कोई नौटंकी नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मजदूर चाहिए, इसलिए उन लोगों को आज़ाद रखा गया। ठीक है, क्योंकि बड़े जो अपर क्लासेस थे उनके पास पैसा था, ज़मीन था, तो वो अपने औरतों को ठीक वैसे ही जैसे एक सामान को ट्रीट किया करते थे वैसे ही करने लगे। किस नेम पे? कल्चर के नाम पे, धर्म के नाम पे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग धीरे धीरे इसके बाद मेडिवल पीरियड स्टार्ट होने लग जाता है। तो खैर, आई होप कि आपको इस चैप्टर में समझ आया होगा जो भी बातें हम लोगों ने की। ये नॉर्मली रिवीजन ही था ओवरऑल पूरे बुक के सारे चैप्टर्स का। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे एंशिएंट पीरियड का लास्ट जो हम लोग एंड करेंगे वो करेंगे, है ना, जो भी हम लोगों का लेगेसी है ना, एंशिएंट इंडिया का जो भी लेगेसी है हम लोगों पे, किस किस फील्ड में ना, साइंस के फील्ड में, सिविलाइजेशन के फील्ड में, जो भी लेगेसी है, रिलीजन के फील्ड में, सारा चीज़ हम लोग उसको कंक्लूड करके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें कंप्लीट कर देंगे और एंशिएंट फेज हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।